नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का स्वागत किया है। उन्होंने फूलों का गुच्छा देकर बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष का सम्मान किया। इस बीच उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। इस दौरान यूपी बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल देखने को मिला। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष के लखनऊ पहुंचने पर सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। सीएम योगी ने कहा कि बूथ स्तर से लेकर क्षेत्र स्तर तक संगठन में मजबूत पकड़ रखने वाले नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहले भी कई अहम जिम्मेदारी निभा चुके हैं। आशा है कि वो केंद्र और राज्य के बीच सेतु का काम करेंगे, जिससे प्रदेश को और भी मजबूती मिलेगी। सीएम ने कहा है कि भूपेंद्र चौधरी ने पहले भी पश्चिमी यूपी में अपनी कुशल नेतृत्व क्षमता का परिचय देकर प्रदेश में बीजेपी को मजबूत किया है। आने वाले दिनों में यही उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में बीजेपी यूपी में और मजबूत होगी। बूथ स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक संगठन की जिम्मेदारी को बखूबी निभाने के क्षमता और योग्यता रखने वाले चौधरी भूपेंद्र सिंह जी को प्रदेश का हर कार्यकर्ता जानता है। उनकी संगठनात्मक क्षमता को ध्यान में रख करके ही भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें दो बार पश्चिमी क्षेत्र का अध्यक्ष बना करके एक महती जिम्मेदारी उनके कंधों पे दी थी। भाइयों बहनों, पिछले 5 वर्ष 6 माह से चौधरी भूपेंद्र सिंह जी ने उत्तर प्रदेश सरकार में पहले स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री के रूप में और फिर कैबिनेट मंत्री के रूप में अपने दायित्वों का बखूबी निर्वहन किया। आज भारतीय जनता पार्टी की इस प्रदेश की बागडोर सौंपी है। उत्तर प्रदेश जैसा महत्वपूर्ण राज्य का काम आप सब लोगों के आशीर्वाद से मुझे मिला। ये कहीं ना कहीं आप लोगों की ताकत, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की ये ताकत है और उसी का परिणाम है कि मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को आज इस भूमिका में काम करने का अवसर मिला है। और मेरे लिए ऐतिहासिक बहुत कारणों से है। आदरणीय रमापति त्रिपाठी जी ऐसे अध्यक्ष रहे प्रदेश के जो जिला अध्यक्ष बनने के बाद प्रदेश अध्यक्ष रहे। आदरणीय राजनाथ सिंह जी भी ऐसे अध्यक्ष रहे जो जिला अध्यक्ष भी रहे, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। और मैं भी ऐसा जिला अध्यक्ष रहा कि जिला अध्यक्ष भी रहा और क्षेत्रीय अध्यक्ष भी रहा और प्रदेश अध्यक्ष भी रहा। यह भाजपा में ही संभव। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की ताकत है और मेरा कार्यकर्ता, मेरा संगठन एक विचारधारा से जुड़े लोगों का समूह है, कोई बड़ा छोटा नहीं। और वहीं बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह के स्वागत में बीजेपी के कई मंत्री भी मौजूद थे, जिनसे हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा वो सुन लेते हैं। लक्ष्मी नारायण चौधरी हैं सर, कितना बल मिलेगा भूपेंद्र चौधरी को आने से? एक नई ज्योति, नया प्रकाश। और उत्तर प्रदेश में एक जो नारा है भारतीय जनता पार्टी का 100 में 60, बाकी 40 भारी, उसमें भी भागीदारी ये भूपेंद्र के नेतृत्व में ही संभव है। सर 2024 का लक्ष्य काफी बड़ा है, 80 में से 80 सीटें बताई जा रही हैं। हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने बड़े लक्ष्य को ही प्राप्त किया है। अरुण सर कितना बल मिलेगा? अरुण सर कितना बल मिलेगा भूपेंद्र चौधरी के आने से? बहुत ज्यादा बल मिलेगा, 80 की 80 सीटें जीतेंगे। 2024 कठिन लक्ष्य है। कठिन लक्ष्य नहीं है, 80 की 80 जीतेंगे। पश्चिम में कुछ किसान आंदोलन, जाट आंदोलन, कुछ फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता, सब बीजेपी के साथ है। अब सर कितना बल मिलेगा भूपेंद्र चौधरी को आने से? जी। सर कितना बल मिलेगा भूपेंद्र चौधरी की पार्टी में? हमारा संगठन बहुत मजबूत संगठन है। आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी के अध्यक्ष के रूप में स्थापित होने से, चयनित होने से बहुत शक्ति हमारी बढ़ेगी। उनका कल्पनाशील नेतृत्व है, कदम दर कदम वो संगठन में बढ़े हैं और संगठन के हर कार्यकर्ता
का उनके प्रति मन में बहुत सारा प्रेम है और उनका जो नेतृत्व है वो हम सबने देखा है। निश्चित रूप से आने वाले समय में संगठन को और वो मजबूत करेंगे, चमकाएंगे। लोकसभा का जो चुनाव है 80/80 की जीत हासिल कराएंगे। सर, उत्तर प्रदेश में आपने बखूबी देखा है और प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, कितना बल मिलेगा भूपेंद्र चौधरी का आने से? माननीय कल्याण सिंह जी पश्चिम से बने थे अध्यक्ष, 53 सीट। लक्ष्मीकांत वाजपेयी बने तो 73 सीट। भूपेंद्र सिंह बने 80 सीट मिलेगी इसके। सर, पश्चिम में सर जो आरएलडी और सपा का गठबंधन है, कुछ नहीं मिलेगा। ये सारे दल गठबंधन करके देख चुके हैं और गठबंधन बिखर चुका है। 80 में से 80 सीट। तो ये लक्ष्मीकांत वाजपेयी वर्तमान राज्यसभा सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, जिनका कहना था और आंकड़े भी बताया कि प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए कितनी सीटें मिली थी। हौसले बुलंद हैं। फिलहाल 2024 का चुनाव परिणाम ही तय करेगा कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं। कैमरा रियाज के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग की है और इस याचिका में यह फैसला दिया गया है कि हाईकोर्ट ने मथुरा को जिला अदालत को इस अर्जी पर 4 महीने में सुनवाई पूरी कर फैसला लेने के लिए कह दिया गया है। सुनवाई जल्द से जल्द पूरी हो, इसकी मांग के लिए मनीष यादव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिछले दिनों अर्जी दाखिल की थी। अब मथुरा की जिला अदालत को यह तय करना है कि वो मनीष यादव को अर्जी पर क्या फैसला लेती है। जिला अदालत को 4 महीने में अपना फैसला सुनाना है। दाखिल अर्जी में विवादित परिसर की वीडियोग्राफी सर्वे और उसकी निगरानी के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग भी रखी गई है। याचिकाकर्ता की तरफ से उनके वकील रामानंद गुप्ता ने बहस की है। वहीं इस मामले में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और यूपी सरकार को पक्षकार बनाया गया था। मथुरा के बरसाना में विश्व प्रसिद्ध राधा रानी मंदिर की सेवा को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। राधा रानी मंदिर की सेवा को लेकर एक पक्ष राधा मंदिर सामने अपनी सेवा के अधिकार को लेकर आया है और रासबिहारी गोस्वामी ने भूख हड़ताल भी शुरू कर दी है। तो वहीं दूसरे पक्ष की अगर बात की जाए तो माया देवी का मंदिर में सेवा जारी है और भूख हड़ताल पर रासबिहारी गोस्वामी के मुताबिक न्यायालय ने उन्हें सेवा करने का अधिकार दिया, लेकिन स्थानीय पुलिस प्रशासन कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए उन्हें सेवा का अधिकार नहीं दिला रहा है। वहीं सेवा कर रही माया देवी पक्ष का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर हमको सेवा मिली है। अगर कोई रासबिहारी के हक में फैसला करता है तो उन्हें सेवा का हक देता है, तो हम सेवा छोड़कर उन्हें अधिकार सौंप देंगे। आपको बता दें कि बरसाना के राधा रानी मंदिर का विवादों से गहरा नाता रहा है, लेकिन जानकारी के मुताबिक जब जब हरवंश गोस्वामी की 6 माह की सेवा आती है तो वहां पर विवाद भी शुरू हो जाता है। पूरा मामला हरवंश गोस्वामी की 6 महीने की सेवा से जुड़ा यह बताया जा रहा है। माया देवी वहाँ पे अनऑथराइज वहाँ पे पूजा कर रही हैं। इस चीज़ की पुष्टि हाई कोर्ट ने भी एक 17/8/2022 के एक ऑर्डर में करी थी कि बिना किसी लीगल ऑर्डर के वो वहाँ पे हैं। 28 तारीख को उनका जो एक इंजंक्शन का ऑर्डर हुआ था वो 28/7 को सिविल कोर्ट जूनियर डिवीजन छाता ने खारिज कर दिया था। उस पर वो लोग जो अपील पे आए थे, अपील भी खारिज कर दी गई है। उनके पास कोई अधिकार नहीं है और सब ऑर्डर में लिखा गया है कि वो कहीं से वैध पत्नी नहीं है। उन्होंने चीज़ों को छुपा के, तथ्यों को छुपाते हुए, गलत बातों को करते हुए सेवा में घुसी हैं। मैं अपने साथ कर रही हूँ। आप किनकी पत्नी हैं? मैं तो हरवंश की हूँ। जैसे लोग कह रहे हैं कि आप उनकी पत्नी कहीं कागजों में नहीं है, कहीं कोर्ट में नहीं माना। नहीं, सब रही हूँ। मेरी अधिकार है। मेरा अब मैं मालिक हूँ, नहीं मालिक। और वहीं लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट से भगोड़ा घोषित हो चुके अब्बास अंसारी को एक और झटका लगा है। लखनऊ हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। दरअसल अवैध हथियार मामले में विधायक की जमानत याचिका दाखिल की गई थी। अब्बास पर शूटिंग के हथियारों की आड़ में अवैध कारतूस और हथियार रखने के आरोप लगे हैं। और आपको यह भी बता दें कि इससे पहले लखनऊ पुलिस ने गाजीपुर के मोहम्मदाबाद स्थित विधायक अब्बास अंसारी के घर पर संपत्ति कुर्क करने का नोटिस चस्पा किया था। गाजीपुर पहुंची लखनऊ पुलिस ने मुनादी कर कोर्ट के आदेश की जानकारी दी। हालांकि कोर्ट ने अब्बास को 26 सितंबर तक कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। अब्बास अगर कोर्ट में पेश नहीं हुआ तो कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।
और वही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने औरैया जिले का दौरा किया है। उनका काफिला दोपहर करीबन 11:15 बजे एरवा कटरा पहुंचा है, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। अपने दौरे के दौरान अखिलेश ने मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग अपनी ही सरकार के कार्यों से शर्मिंदा है। डिप्टी सीएम अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन हालात नहीं बदले हैं। विधायक तक को अपनी बात वापस लेनी पड़ रही है। से एक बच्चे का जन्म हुआ और उस बच्चे को जानवर खा लिया, उसकी जान चली गई। कौन दोषी है आपका? ये सरकार के लोग जा जाकर अस्पताल में घूम रहे हैं, लेकिन क्या अस्पताल की सूरत बदल रही है? न दवाई है, न इलाज है। और अगर ऑपरेशन भी होना है तो महीनों की डेट मिली है, तब जाकर के ऑपरेशन होगा। जो एम्बुलेंस चली थी वो बर्बाद हो गई। पुलिस की 100 नंबर 112 वो बर्बाद कर दी। आज हर स्तर पे जहाँ भ्रष्टाचार बढ़ा है, ये योजनाएं समाप्त हो गई। और महंगाई कितनी बढ़ी है, महंगाई लगातार बढ़ रही है। जो लोग जीएसटी के बहाने दूध दही को टैक्स लगा सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। और आपके बगल के जिले में फरक्काबाद में अभी पुलिस फौज की भर्ती होने जा रही है, अग्निवीर। 1,13,000 नौजवानों ने फॉर्म भरे, आवेदन 1,13,000 का हुआ। जैसा लग रहा है और आंकड़े बता रहे हैं, 1,10,000 से ज्यादा लोग घर लौट करके आएंगे, जिन्हें कोई भर्ती नहीं मिलेगी। और वहीं मुरादाबाद से सपा सांसद एसटी हसन ने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने थाना छजलैट के दुल्हेपुर गांव में 24 अगस्त को हुई सामूहिक नमाज मामले पर अपना बयान दिया है। और इस मामले में एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला भी बोला है। हसन ने कहा है कि देश में हिंदू मुस्लिम रहते हैं, गांव के लोगों से मिलकर समाधान निकाला जाना चाहिएगा और हिंदू भाई अपना मंदिर और मुस्लिम मस्जिद बना लें। उन्होंने यह भी कहा है कि मुसलमान यहां पहले से नमाज पढ़ते आए हैं, अब रोक लगा दी गई है। पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया वो मुकदमा भी खत्म होना चाहिए। दरअसल मामला यह है कि दुल्हेपुर गांव में लोगों ने पुलिस में तहरीर देकर यह आरोप लगाया है कि दूसरे पक्ष के नमाज पढ़ने से गांव की आबो हवा में सांप्रदायिकता का जहर घोलने की कोशिश की जा रही है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और मामले में आरोपियों की तलाश भी जारी है। मुझे पता चला है कि इस गांव के अंदर 50 साल से एक जगह पे नमाज होती थी। जो जिम्मेदार थे उस गांव के पहले, उनका वहाँ पे डेरा था, वहीं पे नमाज हुआ करती थी और जुमे की नमाज पढ़ते थे। कोई माइक या किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं होता था। उस पर कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन हुआ और उन लोगों ने इस बात को कहा कि ये नई परंपरा है या इस तरह की बातें करी, लेकिन मेरी इंक्वायरी के मुताबिक ये नई परंपरा नहीं थी। नमाज को वहाँ पे मना कर दिया गया। फिर उनसे ये कहा गया कि आप कहीं और नमाज पढ़ लें। जब उन्होंने दूसरी जगह नमाज पढ़ी तो भी उस पर ऑब्जेक्शन हुआ और उनसे फिर ये कहा गया कि आप अपने अपने घरों में आप अकेले नमाज पढ़ सकते हैं। हमारी बात हुई है क्योंकि ये इस गांव में सब हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं और अच्छा माहौल भी है, यहाँ पे ख़राब माहौल नहीं है। कुछ ऐसे लोग जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, उन पे आपराधिक मुकदमे भी हैं, उन्होंने ये सब बवाल करने की कोशिश की है। हमें उम्मीद है कि इसका एक एमिकेबल सॉल्यूशन निकलेगा, क्योंकि इस गांव में ना कोई मस्जिद है ना कोई मंदिर है। हमारी तो यही कोशिश रहेगी कि गांव के अंदर सहमति से एक मस्जिद भी बने और एक मंदिर भी बने। अपने अपने तरीके से लोग अपनी इबादत करें, अपनी पूजा करें और माहौल को सही रखें इस पूरे इलाके में। और वहीं गाजियाबाद हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी के कार्यकर्ताओं का उनकी मौजूदगी में हथियार लहराते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने ट्वीट पर कहा है कि मामले में अभी फिलहाल जांच चल रही है और पिंकी चौधरी ने वायरल वीडियो पर सफाई देते हुए कहा है कि वीडियो 4 साल पुराना है। हालांकि वीडियो में साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि वीडियो अभी का ही यानी कि नया वीडियो है, मगर पिंकी चौधरी अपनी कार्रवाई से बचने के लिए ऐसे बयान वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं। हालांकि ट्विटर पर पुलिस ने पिंकी चौधरी पर मुकदमा दर्ज करने की अब बात कही है। सभी भाइयों को जय श्री राम। मेरे संज्ञान में आ रहा है कि बहुत तेजी से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें हथियार लहराए जा रहे हैं, लेकिन ये वीडियो जो है लगभग 4 वर्ष पुराना है।
और ये किसी कार्यकर्ता ने डाल दिया और डालने के बाद ये वायरल हो गया। लेकिन जब जांच होगी, जब जानकारी हो जाएगी, ये लगभग 4 वर्ष पुराना वीडियो है होली मिलन समारोह का। तो चलिए अब बात उत्तराखंड की खबरों की कर लेते हैं। आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। उन्होंने यहां नई खेल योजना का शुभारंभ किया है। इस दौरान कार्यक्रम में खेल मंत्री रेखा आर्य और विधायक विनोद भी मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री के समक्ष महाराष्ट्र का राजकीय खेल मलखंब का भी प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आज खेल दिवस के अवसर पर खेल के क्षेत्र में भारत को एक नई पहचान दिलाने वाले हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने भारत का नाम विश्व में रोशन किया है। उन्नयन योजना निश्चित रूप से जो हमारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके अंदर प्रतिभाएं हैं, योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं, उन सभी को आगे लाने के लिए एक साकार रूप लेगी और सभी की सहायता के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए ये योजना हमारे खिलाड़ियों का जहां उत्साहवर्धन करेगी, वहीं खिलाड़ियों को उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए आगे आने के लिए भी प्रेरित करेगी। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिवस है और इसी जन्मदिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में हम सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। मैं मानती हूं कि आज जो है मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना और खेल छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ होने जा रहा है और यह अपने आप में एक कोशिश है कि अपनी खेल प्रतिभाओं को बिल्कुल ब्लॉक स्तर से, न्याय पंचायत स्तर से प्रतिभाओं को परीक्षण करना, उनको अवसर देना, साधन संसाधन देना। और वहीं उत्तराखंड विधानसभा में हुई भर्तियों के मामले को लेकर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा है कि विधानसभा की सेवा नियमावली में विधानसभा अध्यक्ष को अधिकार है जिसके तहत वो सभी भर्तियां की गई हैं। उन्होंने दो टूक शब्दों में यह साफ कह दिया है कि सरकार चाहे तो देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी जिस पर सरकार को विश्वास हो उनके कार्यकाल की नियुक्ति की जांच करा सकती है और अगर उन पर किसी भी तरह का आरोप साबित हो जाता है तो वो सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा है कि राज्य के पहले विधानसभा अध्यक्ष प्रकाश पंत से लेकर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल के कार्यकाल तक की नियुक्तियां हुई हैं या नहीं। मुख्यमंत्रियों ने अपने परिवार के लोगों को भी विधानसभा में नियुक्ति देने की सिफारिश भी की है। गोविंद सिंह कुंजवाल ने यह भी कहा कि सरकार चाहे तो विधानसभा में हुई सभी नियुक्तियों को लेकर उच्च स्तरीय जांच करा ले जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। हमारी नियुक्तियां कोई हों मेरे कार्यकाल की, औरों की मैं नहीं जान सकता, तो उसकी उच्च से उच्च किसी अधिकारी से, किसी आयोग से, किसी एजेंसी से, सीबीआई से, किसी से भी जांच करा लें। हिंदुस्तान की जो सबसे ईमानदार और स्पष्ट निष्पक्ष जो है एजेंसी, उससे जांच करा लें। उसमें अगर मेरे ऊपर कोई दोष साबित होता है तो मुझे जो दंड देंगे मैं उसको स्वीकार करूंगा। तो आपको बता दें कि विधानसभा में नियुक्तियों का जो मुद्दा है वो बहुत जोरों शोरों से उठ रहा है। यही आरोप लग रहे हैं कि जिसकी भी सरकार बनी है उन्होंने विधानसभा में अपने ही चहेते, अपने ही रिश्तेदारों को सरकारी नौकरी दिलवाई है, विधानसभा में नौकरियां दिलवाई हैं। और देखिए, इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, विधानसभा अध्यक्ष थे गोविंद सिंह कुंजवाल, उन पर यह आरोप लगे हैं। और अब जो वर्तमान सरकार है उसमें जो विधानसभा अध्यक्ष हैं प्रेमचंद्र अग्रवाल, अब उनको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि विधानसभा में जो नियुक्तियां हुई हैं वो अपने चहेतों को, यानी कि बिना परीक्षा के उसमें धांधली हुई है और उनको ये नौकरियां दिलवाई गई हैं। तो इस पूरे मामले की जांच को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए ताकि जो सच है वो खुलकर सामने आ जाए। हालांकि इस पर गोविंद सिंह कुंजवाल ने अपना क्लैरिफिकेशन दे दिया है। उन्होंने कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए और अगर मैं दोषी ठहराया जाता हूं तो मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। और वहीं राजधानी देहरादून पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने आज कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि महंगाई और बेरोजगारी देश का बड़ा मुद्दा बन गया है, लेकिन सरकार चुप्पी साधे हुए बैठी है। और अब 7 सितंबर को कांग्रेस रामलीला ग्राउंड दिल्ली से बड़े आंदोलन का आगाज करेगी जिसमें देश भर के लोग जुटेंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व में बीजेपी के नेताओं को महंगाई बेरोजगारी दिखाई देती थी, लेकिन वर्तमान में दोनों मुद्दों से सरकार ने अपनी नजरें फेर ली हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।